ये शो उन शख्सियतों के नाम है जो मुश्किलों से जूझना जानते हैं, हालात के हिसाब से नए रास्ते बनाते हैं, कड़े संघर्ष और हौसलों से जिन्होंने बुलंदियों को छुआ और जो सकारात्मक सोच के साथ उम्मीदों को जहान बना रहे हैं। ऐसे लोगों ने खुद तो सफलता हासिल की ही, साथ ही दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाया और उनके इसी जज्बे ने उन्हें एक कामयाब शख्सियत बनाया। वो बन चुके हैं एक आइकन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकन्स को देश और दुनिया के सामने लाना, उन्हें पहचान और सम्मान दिलाना हमारी पहल है। आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। Digital partner, Sirmor Software Solutions, leading digital marketing company in India. छत्तीसगढ़ के ऐसे ही एक आइकन हैं मैट्स यूनिवर्सिटी के चांसलर और पगारिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक गजराज पगारिया साहब। मशहूर शिक्षाविद होने के साथ साथ समाज सेवी और पर्यावरणविद के तौर पर भी इनकी पहचान है। समृद्ध और सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए सहयोग देना इनके जीवन का प्रथम लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के विकास के लिए ये हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं और निम्न वर्ग के छात्रों को उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करना इनकी खासियत है। यही वजह है कि न सिर्फ ये आर्थिक रूप से कमजोर और एसटी छात्रों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, बल्कि हर साल सैकड़ों छात्रों को चांसलर स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कैसे उन्होंने बुलंदियों को छुआ और सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए इनका विजन क्या है। तो गजराज पगारिया साहब का हम स्वागत करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नमस्कार। नमस्कार जी। पगारिया साहब, समाज सेवी, नमस्कार, पर्यावरणविद और शिक्षाविद। सबसे पहले मैं आपसे शिक्षाविद के तौर पर पहला सवाल पूछना चाहता हूं और सवाल ये, आज जबकि शिक्षा एक व्यवसाय का रूप ले चुका है, आज संस्थान पे संस्थान खुल रहे हैं, फीस पर फीस है, अच्छी शिक्षा के नाम पर ऐसी फीस जो कई बार छात्र अफोर्ड नहीं कर पाते, आप कैसे मैनेज करते हैं और क्या संदेश देना चाहेंगे उन संस्थानों को जो कम से कम निम्न वर्ग के गरीब बच्चों को, कम से कम कुछ बच्चों को तो मुफ्त शिक्षा दें आपकी तरह? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। शिक्षा कभी व्यावसायिक तौर पे नहीं चलाई जा सकती। शिक्षा सेवा भावना से ही चलाई जा सकती है और हम लोगों का ये उद्देश्य भी रहा है, हम लोगों की ये सोच भी है कि छत्तीसगढ़ जैसा जो पिछड़ा राज्य था, जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, उस वक्त में यहाँ पे शिक्षा का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं था। उस समय हम लोगों ने विश्वविद्यालय प्रारंभ किया और उसके पीछे सिर्फ सोच ये थी कि यहाँ के जो बच्चे बाहर जाते हैं, बम्बई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, पूना जाते हैं, उनको यहाँ पे उस स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना और सस्ती और सहज शिक्षा उपलब्ध कराना, और उसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से सफलता भी अभी तक अर्जित की है। जी। क्या सिर्फ छत्तीसगढ़ रायपुर तक ही बच्चे सीमित हैं, वो यहाँ पर आते हैं, या चूंकि मैट्स एक अब बड़ा नाम है तो बाकी प्रदेशों से दूर दूर से भी छात्र अब आकर एडमिशन ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं? नहीं, हमारे पास झारखंड से, बिहार से और यहाँ से लगे हुए प्रदेशों से भी बच्चे आते हैं। यहाँ के तो बच्चे हैं ही, लेकिन बाहर के बच्चे भी काफ़ी अच्छी संख्या में आते हैं। जी। जो आप ये समाज सेवा भी शिक्षा में कर रहे हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों की फीस अफोर्ड नहीं कर पाते उच्च शिक्षा के लिए, तो क्या वो ऑफर, ये समाज सेवा सिर्फ छत्तीसगढ़ तक सीमित है, या अगर बाकी किसी राज्य का बच्चा भी आपको आकर कहे कि वो फीस नहीं चुका सकता या पूरी फीस नहीं दे पाएगा, तो उसका सपोर्ट किया जाता है? हम लोग उसके गुण दोष के आधार पे, जो उसकी सही जानकारी है उसके आधार पे उनको छूट देते हैं। और जो हमारा मेन कैंपस है आरंग में, उसके आसपास के जो गांव हैं, उन गांवों को, बच्चों को हम 80% की चांसलर स्कॉलरशिप देके उनको वहाँ पे पढ़ा रहे हैं। जी। चांसलर स्कॉलरशिप कई यूनिवर्सिटीज़ में हमने इसके बारे में सुना, मैट्स में भी आप ये चांसलर स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, किन बच्चों को दिया जाता है और उसमें कितनी फीस माफ हो जाती है, कितनी स्कॉलरशिप दी जाती है पगारिया साहब? सबसे पहला क्राइटेरिया तो ये रहता है कि उसके पढ़ाई में उसका स्तर कैसा है, उसके नंबर कितने हैं। जी।
तो जितने ज़्यादा अंक रहते हैं उसके हिसाब से परसेंटेज वाइज एक शुरू में ही फिक्स कर दिया जाता है कि जिसका 95% है उसको इतनी स्कॉलरशिप होगी, जिसका 90 है उसको इतनी स्कॉलरशिप होगी। और उसके बाद ये देखा जाता है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं उन बच्चों को एक उसका परीक्षण करने के उपरांत उनको छूट देने का एक प्रावधान है हम लोगों का। जी, गजराज पगारिया साहब इससे पहले रायपुर नगर निगम के पूर्व सभापति भी हैं, पूर्व उप महापौर भी हैं, छत्तीसगढ़ राज्य वॉलीबॉल संघ के संरक्षक भी रहे और पूर्व अध्यक्ष भी हैं। इन सब पर जो ये तमाम आयाम हैं उनकी ज़िंदगी में, ये जो तमाम उपलब्धियां हैं उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन शिक्षा से जुड़ा हुआ पगारिया साहब, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा। कोरोना का ये दौर है और ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर नुकसान कहीं हुआ है छात्रों को तो वो शिक्षा को लेकर हुआ। छात्र लॉकडाउन के बाद से घर पर हैं, वो आ नहीं पा रहे। छात्रों तक रेगुलर शिक्षा पहुंचते रहे, उनके लेक्चर्स पहुंचते रहे, ये कैसे सुनिश्चित किया आपने? देखिए, आप जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कोरोना से शिक्षा का क्षेत्र हुआ है। लेकिन इसको भी हमने अवसर में तब्दील किया। जैसे ही कोरोना के लॉकडाउन चालू हुए, हम लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू पढ़ाई जो बची हुई थी, जो कोर्स कंप्लीट नहीं हुए थे, उन कोर्स को ऑनलाइन कंप्लीट कराया और अभी हम लोग ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जो हमने कार्य किया है उसमें हमको ये देखने में आया है कि बच्चों ने भी काफ़ी रुचि ली है और काफ़ी उत्साहित होकर उन लोग इसका लाभ ले रहे हैं और इसके टेक्नोलॉजी के सहयोग से बहुत अच्छी तरह से शिक्षा का उनको प्राप्ति हो रही है। और हम लोगों को भी उसमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों को सुरक्षित रखते हुए उनकी पढ़ाई का नुकसान नहीं होने दिया। जी, छत्तीसगढ़ की पहली निजी यूनिवर्सिटी होने का मेडल आपकी छाती पर है, आपका तमगा है ये, छत्तीसगढ़ की पहली निजी यूनिवर्सिटी। आपने बताया कि छात्र पहले बाहर जाते थे और उन छात्रों को अपने ही प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा मिल सके, ये आपका मकसद था, लक्ष्य था, ध्येय था। उसमें आज स्थापना के 14 साल बाद आप खुद को, यूनिवर्सिटी को कहां खड़ा पाते हैं? वो विश्वास आप हासिल कर पाए प्रदेश के पेरेंट्स में, जनता में और बच्चों में? देखिए, अभी तो हमारी यात्रा मध्यम दौर में है। मैं अपने आप को मन से संतुष्ट नहीं पाता हूं कि जो स्तर हमको हासिल करना चाहिए था उस स्तर पे पहुंचने में अभी हमको और मेहनत और प्रयास करने हैं। लेकिन मन में एक ये खुशी भी है कि एक हमने अपना नाम, अपना ब्रांड बनाया है, हमारे ऊपर लोगों की विश्वसनीयता है। अभिभावक जो हैं वो भी मैथ्स के ऊपर विश्वास करते हैं। बच्चों को जो है ये कहने में गर्व होता है कि हम मैथ्स के विद्यार्थी हैं। इस पर मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूँगा। 2018 में 2 साल पहले मैथ्स यूनिवर्सिटी को नैक का B++ ग्रेड मिला था और मेरी भाषा में B मैं बढ़िया कहता हूँ, लेकिन A को मैं अव्वल कहता हूँ। तो ये बढ़िया से अव्वल तक का सफ़र हमको तय करना है, तो उसके लिए क्या अब रणनीति है, क्या प्लानिंग है और क्या बदलाव आप करने जा रहे हैं? देखिए, हम लोग लगातार, जिस दिन हमको B++ मिला था उसी दिन से हमारा ये प्रयास प्रारंभ हो गया था कि हमको A ग्रेड लेना है जी। और हमने बहुत कम समय में 1 साल के ही अंदर हमने अपना एप्लीकेशन लगा दिया वहाँ पे कि आप रिविजिट कीजिए। और हमने जो अपना इम्प्रूवमेंट किया है उसका परीक्षण करके हमको ये विश्वास है कि जिस दिन भी वो, अभी तो ये कोरोना के लॉकडाउन के कारण वो विजिट उनकी रुकी हुई है, लेकिन जिस दिन भी वो विजिट होगी निश्चित रूप से हम A ग्रेड हासिल कर पाएंगे। ये हम लोगों के मन का विश्वास है और ये हमारी तैयारी भी है। पगारिया साहब, मैं इसके लिए आपको बधाई भी देता हूँ, शुभकामनाएं भी देता हूँ कि अगली बार जब भी नैक का विजिट हो और जब इसकी क्रेडिशन की जब रैंकिंग आए तो इस बार आपकी मेहनत, आपके स्टाफ की मेहनत रंग लाए और A ग्रेड मिले। लेकिन इस पर आपसे मैं एक सवाल और पूछता हूँ। निजी विश्वविद्यालयों के छात्रों से जब हम बात करते हैं तो उनकी एक शिकायत रहती है। उनका ये कहना होता है कि जितनी फीस हम चुकाते हैं कोर्सेज की, उस हिसाब से हमको गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं मिल पाती। उनका कहना यह होता है कि फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि हमको कई बार लोन लेना पड़ता है, घर में ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं होती। उनका कहना यह भी होता है कि हमको रोज़गार परक शिक्षा और प्रैक्टिकल के लिए जो हमको इंस्ट्रूमेंट्स और बाकी जो प्रैक्टिकल चीज़ें चाहिए वो नहीं मिल पाते। तो ये सारी चीज़ें मैथ्स में छात्रों को मिलती रहें और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
और रोजगार परक शिक्षा रहे, इसके लिए कैसे कोशिशें करते हैं आप, क्या करते हैं? देखिए, हम लोग निजी विश्वविद्यालय जो हैं उसमें शासन से हमको किसी तरह का कोई आर्थिक सहायता या मदद तो हमको मिलती नहीं है, लेकिन हमारे से बच्चों की, अभिभावकों की ज़्यादा अपेक्षा रहती है कि हम जो सरकारी विश्वविद्यालय हैं उनके मुकाबले काफ़ी अच्छा उनको सुविधाएं दें, अच्छी फैकल्टी रखें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दें और एक बेहतर वातावरण में उनको पढ़ाई का अवसर प्रदान करें। तो उसके लिए हमको बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो होती है वो व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन उन चीज़ों की व्यवस्था के लिए जो फीस राष्ट्रीय स्तर के बड़े शहरों में या बड़े इंस्टीट्यूट जो लेते हैं उनके मुकाबले हम लोगों की फीस काफ़ी कम और बहुत ही नगण्य है। उसके बीच में तारतम्य बैठाते हुए हम लोग एक कम से कम साधनों में कम से कम पैसे से खर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उसको सुविधाओं को उपलब्ध कराएं, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसमें हम लोग सफल भी हुए हैं। हमारी मितव्ययिता और हम लोगों की जो कार्यकुशलता है, जो हमारी फैकल्टी की कार्यकुशलता है, जो हमारे लोग जिस तरह से मेहनत करते हैं, उसके कारण हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत अच्छा बेहतर उपयोग करके और एक अच्छी विश्व स्तरीय शिक्षा यहाँ पे प्रदान करें, इसके लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं और उसमें हम लोग काफ़ी अच्छी तरह से सफल भी हो रहे हैं। जी पगारे साहब, एक सवाल मैं इस पर आपसे और ज़रूर पूछना चाहूँगा और मेरा सवाल आपसे ये है कि हम, जैसा आपने जिक्र भी किया, हम जानते हैं कि निजी यूनिवर्सिटीज़ को किसी तरह का कोई ग्रांट या कोई आर्थिक मदद सरकार से नहीं मिलती। क्या ऐसी कोई अपेक्षा आप सरकार से चाहते हैं और सरकार से अगर किसी तरह की मदद मिले तो क्या फिर वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में और फीस थोड़ा कम करने में मददगार साबित होगा? और ये आपको क्या संभव भी नजर आता है, क्योंकि आप खुद प्रशासनिक पदों पर भी रहे हैं, बड़े पदों पर रहे हैं? निश्चित तौर पे ये संभव है जी। हमको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए और उसमें और अच्छा विकास करने के लिए और ऐसी बहुत सी सुविधाएं जो विदेशों में उपलब्ध है उनको यहाँ पे लाके करने के लिए एक बड़ी राशि की आवश्यकता पड़ती है। और अगर हम बैंकों से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्याज भी देना पड़ता है। तो सरकार इस तरह की कोई मदद करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ब्याज मुक्त राशि हमको उपलब्ध कराए, जो हम उनको रिटर्न करें, वो हमारे लिए अनुदान के रूप में नहीं हो लेकिन एक सहयोग के रूप में हो। तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि यहाँ पे ज़रूरत है, जो यहाँ के बच्चों की आवश्यकता भी है, वो हम लोग डेवलप कर सकते हैं और निश्चित रूप से उसमें उसका अगर हमारे ऊपर आर्थिक बोझ कम होगा तो फीस की कमी के रूप में भी वो बच्चों को उसका लाभ मिल सकता है, उसका फ़ायदा मिल सकता है। पगारे साहब, बीए, बीकॉम, बीएससी ये अब पारंपरिक कोर्स हैं। इसके अलावा आज छात्र, उनके पेरेंट्स ढूंढते हैं रोजगार परक शिक्षा। वो चाहते हैं कि ऐसा कोई स्पेशल कोर्स हो जो सीधा कोर्स के बाद छात्रों को तैयार करता हो उस फील्ड में एक्सपर्टीज के लिए। तो कौन कौन सी विधाओं में, कौन कौन से क्षेत्र में आप अभी कुछ नए कोर्सेज ला रहे हैं, लाने वाले हैं और अभी फिलहाल चला रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने कुछ समय पहले ये महसूस कर लिया था कि जो ये परंपरागत कोर्स हैं वो अब ज़्यादा समय तक शिक्षा का आधार बना नहीं रह पाएंगे। ठीक बात है। इसमें रोजगार उन्मूलक पाठ्यक्रम डेवलप करने पड़ेंगे जिससे बच्चे उन चीज़ों को समझें, उन चीज़ों को जानें जिनके माध्यम से उनको पढ़ाई खत्म होते ही तत्काल रोजगार की उपलब्धता हो सके। तो हम लोगों ने पिछले 1 साल से छत्तीसगढ़ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, छत्तीसगढ़ के जो बड़े उद्योग हैं, उनसे बातचीत हम कर रहे हैं। उसके लिए अलग से हमने एक सेल बनाया है जो उनकी आवश्यकता समझ रहे हैं कि उनको किस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है और उनके साथ एक टाई अप करके हम लोग कोर्स डेवलप कर रहे हैं जो शायद इस सत्र में या इसके अगले सत्र में उसका करिकुलम कंप्लीट हो जाएगा। तब हम उसको प्रारंभ करेंगे जिसमें उद्योगों की ज़रूरत के हिसाब से हम अपने बच्चों को तैयार करेंगे। कुछ समय हम अपने उनको पढ़ाएंगे और बाकी समय प्रैक्टिकल उस इंडस्ट्री में उनको समय देंगे ताकि जैसे ही उनका ये कोर्स कंप्लीट हो उनको वहाँ पे रोजगार उपलब्ध हो जाए। जी
एक सवाल जरूर छात्र, उनके पेरेंट्स जो आपको देख रहे हैं और मैथ्स के बारे में जानने में वो इच्छुक हैं, मैथ्स के बारे में, वो जरूर ये पूछना चाहेंगे कि अब तक प्लेसमेंट का रिकॉर्ड मैथ्स का कैसा रहा है सर? देखिए, हम लोगों के यहाँ जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं उनका रिकॉर्ड तो 100% है जी, क्योंकि हमारे पास व्यावसायिक वर्ग के भी ज़्यादा बच्चे हैं जो पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने परंपरागत या अपने जो उनके व्यवसाय हैं उसी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो वैसे बच्चों को छोड़ के जो अगर नौकरी करना चाहते हैं या किसी उद्योग में या किसी बैंक में या कहीं पे, तो उनका हमारे पास करीब करीब 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है। ये बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा मैं इससे हटकर कुछ और सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आप एक समाज सेवक भी हैं। कोरोना के इस दौर में समाज और समाज में ज़रूरतमंद वर्ग, उन लोगों तक कैसे आपने मदद पहुंचाई? देखिए, कोरोना के समय जो एक गरीब वर्ग है, जिनको जो यहाँ शहर के झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनको अनाज की आवश्यकता थी। तो हमने अपने कुछ जो राजनीतिक साथी थे, कुछ हमारे उस इलाके के जनप्रतिनिधि थे, उनके साथ मिलके जो उनकी आवश्यकता थी उसके हिसाब से उनको सामान उपलब्ध कराया और उनके माध्यम से ही उनके बीच में वितरित करने का कार्य किया। और जो भी व्यक्ति इस तरह की सहायता चाहता था, जिसने संपर्क किया, उसकी हम लोगों ने मदद की। जी पगारी साहब, आप चूँकि पर्यावरणविद भी हैं, तो हम तो सांस लेते ही हैं, लेकिन हमने देखा कि जिंदगी में पहली बार इस लॉकडाउन के दौरान जब इंसान अपने घर में कैद था, तब पहली बार पर्यावरण को भी सांस लेने का मौका मिला और उसके नतीजे बहुत जल्द हमको देखने को मिले। हमको आसमान साफ दिखने लगा, हमें हवा शुद्ध खुद को महसूस होने लगी, हमारे फेफड़ों को वो हवा महसूस होने लगी। ये जो आपदा है, इसे अवसर के तौर पर कैसे तब्दील किया जा सकता है, कैसे बदला जा सकता है? एक पर्यावरणविद के नाते आप इस पर क्या सोचते हैं? देखिए, जो अनुभव पिछले 3 महीनों में सबने किया, रायपुर की हवा में जो बदलाव महसूस किया, जो पेड़ पौधों में ताजगी देखने को मिली, जो जल की शुद्धता देखने को मिली, उसको देख के अब अपने को समझना चाहिए कि हम लोगों ने जिस तरीके से ईश्वर की दी हुई चीज़ों का नुकसान किया है अपने हित के लिए, उसको रोकें, उसको सुधारने का प्रयास करें। और प्रकृति ने खुद ब खुद अपने आप को संवारा और सुलझाया, तो उसको देख के हम लोगों को उसी हिसाब से कार्य योजना बनानी चाहिए, उसी हिसाब से कार्य करना चाहिए और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी रक्षा हो, इस लिहाज से हमको कार्य करना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 3 महीनों में हमने अनुभव किया है कि जो तकलीफें थी, गंगा जैसी नदी जिसको साफ करने के लिए शासकीय योजनाओं के माध्यम से अरबों रुपए खर्च किए गए, लेकिन उसकी वो उपलब्धता हासिल नहीं हुई जो बिना किसी खर्च के प्रकृति ने अपने आप खुद को संवारते हुए हमने उसको नुकसान जो पहुंचाया था, उसको नुकसान को हमने रोका, तो उसने खुद को अपने आप इतनी अच्छी तरह से संवार लिया। तो उसको देखते हुए हमको अभी आगे प्रयास करना होगा कि हम पर्यावरण को, प्रकृति को जो नुकसान पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, उसमें अपने आप को रोकें और उसको अच्छी तरह से संरक्षित करें। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। पगारे साहब, बहुत स्ट्रांग पॉइंट दिया आपने कि हमने गंगा की तस्वीर देखी, हमने यमुना की तस्वीर देखी, देश की एक से एक बड़ी नदी की तस्वीर हमने देखी, और अरबों करोड़ों का अब तक जो पैसा पानी की तरह इनकी स्वच्छता के लिए बहाया गया, उससे भले ही कोई फर्क पड़ा हो ना पड़ा हो, लेकिन 2 महीने 3 महीने आदमी घर में कैद क्या हुआ, नदियां अपने आप साफ होने लगी। क्या आपको लगता है कि ये हमें ये भी बताता है कि घरों से निकलने वाले गंदगी, रिहायशी इलाकों से निकलने वाले नाले, ये क्योंकि लोग घरों में थे तो वो मलमूत्र और वो दूसरी चीजें भी वो प्रवाहित हो रहे हैं, सब निकल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर नदियां साफ हैं तो इसका मतलब यह है कि पॉल्यूशन घरों से नहीं है। नदियों का पॉल्यूशन दरअसल इंडस्ट्रियल है, वो औद्योगिक है, और जब उद्योग बंद हुए तो उसके बाद नदियां साफ हो गई। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। उद्योगों का भी जो प्रदूषण है उसको रोकने के लिए बहुत सारे उपाय किए जा सकते हैं और ये उपाय मैंडेटरी भी हैं।
शासन ने भी उसकी व्यवस्था करके रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक फायदे के लिए या अपने आर्थिक लाभ के लिए उद्योग उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं, उन चीज़ों को बचाने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण वो प्रदूषण अपने चरम स्तर पे चला जाता है। लेकिन सारी ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, सारी ऐसी तकनीक उपलब्ध है जिनसे बिना किसी नुकसान के वो अपना उद्योग भी चला सकते हैं और पर्यावरण भी स्वच्छ और शुद्ध रह सकता है। सब आवश्यकता सिर्फ इसी बात की है कि जो कुछ नियम बने हुए हैं, जो उनके लिए उनको लगातार उद्योग धंधों को प्रयास करना है, उनको करते रहें और उसी तरह से पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए अपना उत्पादन भी करें और पर्यावरण भी संरक्षित रहे। इसका ध्यान अगर रखेंगे तो इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा उनके पास सारी सुविधाएं भी है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसमें खर्च भी नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये उद्योग की लापरवाही है और इसको जो मॉनिटर करने वाला सरकारी तंत्र है उसकी एक बहुत बड़ी लापरवाही है, जिसके कारण ये लगातार हो रहा है। और अगर इसको रोक दिया जाए तो जो वातावरण का लाभ हम लोगों ने पिछले 3 माह में लिया है वैसा ही पर्यावरण शुद्ध और स्वच्छ रूप में हमको मिलेगा और उद्योग धंधे भी अपनी आबाद गति से चलते रह सकते हैं। बिल्कुल, ये पगारिया साहब का संदेश भी है, इसे आप नसीहत भी कह सकते हैं और ये तजुर्बा भी है उनका, जिस तजुर्बे के आधार पर उन्होंने बात कही है। एक पर्यावरणविद के तौर पर, समाज सेवक के तौर पर, शिक्षाविद के तौर पर आज हमने उनसे तमाम सवाल पूछे। गजराज पगारिया साहब, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूं आपको, आपने हमें वक्त दिया। इस वक्त हमारे साथ गजराज पगारिया साहब, चांसलर मैट्स यूनिवर्सिटी, जुड़े हुए थे और आज हम आपको बता रहे थे, देखिए हमारा मकसद यही है कि अपने अपने क्षेत्र में जो सफलता हासिल कर चुके हैं, जो सफल शख्सियत हैं, सफल व्यक्ति हैं, उनसे उनकी हम बात आपसे करवाएं। उनका नजरिया, उनके जीवन में क्या सकारात्मक पहलू हैं, वो चीजों को लेकर क्या सोचते हैं, अगर कोई आपदा आई तो उसे कैसे अवसर में बदलना है, उनका तजुर्बा, ये हम आप तक पहुंचाते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा।